नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी की सियासत में एक बार फिर से तनाव की आग सुलग उठी है। पहले संभल में, अब प्रयागराज में उपद्रव की कोशिशें सामने आई हैं और इस बार भी केंद्र में है नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण। तो क्या यही वजह रही है कि नजरबंद किए जाने के बाद समर्थकों ने सड़कों पर हंगामा खड़ा कर दिया? लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों की या चंद्रशेखर ने उस पर सवाल क्यों उठाए। असली सवाल यह है कि क्या हाल की घटनाओं, खासकर प्रयागराज में दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद चंद्रशेखर रावण जैसी आवाजें सच में इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर रही है, या फिर इसे भी सियासी मौके में बदला जा रहा है? क्योंकि जब जब ऐसी घटनाओं पर राजनीति हावी होती है, तब तब मुद्दा पीछे छूट जाता है और शोहरत की लड़ाई आगे बढ़ जाती है। तो क्या रावण अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं? और क्या दलित बेटी के साथ हुए जुर्म का सच इस सियासी शोर में दबकर रह जाएगा? प्रयागराज हिंसा पर सियासी घमासान। कौशाम्बी में पाल समाज की नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद अब भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी रविवार को पीड़िता के परिवार से मिलने प्रयागराज पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कौशाम्बी जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि इससे माहौल खराब हो सकता था। क्योंकि नेता हंगामा कर रहे थे, इसलिए उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस भेज दिया गया, यानी नजरबंद कर दिया गया, जिस पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दे रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि नजरबंद करने के बाद ही प्रयागराज में दंगा देखने को मिला। किस तरह से आजाद पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी पलट रहे हैं, उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं, ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई। और अब इसी मामले पर सांसद चंद्रशेखर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि कौशाम्बी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। प्रयागराज में भड़की हिंसा के मामले में सांसद ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता संविधान में विश्वास रखते हैं और वे हिंसा में शामिल नहीं होते। आज लोगों के लिए यह सामान्य बात हो गई है कि वे नीला पटका पहनकर घूमते हैं। मैं इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। अगर सरकार, पुलिस या प्रशासन किसी को जानबूझकर निशाना बनाया जाएगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। उनका कहना है कि यदि उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो यह आंदोलन अब प्रयागराज और कौशाम्बी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजधानी लखनऊ तक पहुंचेगा। वे साफ कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद ये दंगा शुरू हुआ। जी हां, अब तक 51 से ज्यादा गिरफ्तार, कई पर गंभीर आरोप। इसके विरोध में स्थानीय भीम आर्मी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस विरोध के दौरान कथित रूप से तोड़फोड़, आगजनी और उपद्रव हुआ। पुलिस ने इन घटनाओं के बाद 51 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कई के परिवारों का दावा है कि वे घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। इस कार्रवाई में पुलिस पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं। जी हाँ, खास तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो जब वो सामने आई, उसके बाद पुलिस पर मानवाधिकार के आरोप लगाए गए, जिनमें गिरफ्तार किए गए लोग कान पकड़कर बैठे हुए दिख रहे हैं। जब शोषण होता है, जब बिना वजह गिरफ्तारी होती है, जब कान पकड़वाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, तब बहुत कम लोगों को मानवाधिकार की याद आती है। लेकिन जब इस तरह के उपद्रव फैलाने वालों को सजा दी जाती है, तो लोगों को, अधिवक्ताओं को मानव अधिकार याद आ जाता है। उस दौरान किसी को मानव अधिकार याद नहीं आता जब शोषण होता है या जब कई तरीके के दंगे फसाद किए जाते हैं। लेकिन अब मानव अधिकार याद आ रहा है। मानव अधिकार आयोग में याचिका दाखिल कर यह मुद्दा उठाया गया है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या मानव अधिकारों की चिंता केवल पुलिस कार्रवाई के बाद ही होती है? जब गुंडागर्दी होती है, लोगों की जानें ली जाती है, तब समाज और चुप क्यों रहता है?
तब इस मानव अधिकार की याद क्यों नहीं आती? आज तोड़फोड़ करने वालों को अगर सजा दी जा रही है तो समाज को मानव अधिकार की याद आ रही है। लेकिन जब इतनी गाड़ियां जलाई गई, हर जगह टूट फूट हुई, लोगों को नुकसान हुआ और अब इस मामले पे मानव अधिकार पे जा रहे हैं, लेकिन मानव अधिकार की याद आ गई है इस मामले में, तो ये अब याद क्यों आ रहा है? प्रयागराज और उसके आसपास जो घटनाएं घटित हुई, उससे गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या कुछ नेता जानबूझकर जन भावनाओं को भड़काकर अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं? नगीना के सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें उनके समर्थक रावण के नाम से भी पुकारते हैं, इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार सामने आए हैं, उससे ये साफ होता है कि उनका उद्देश्य शांति और न्याय का तो नहीं है, बल्कि एक उग्र और टकरावपूर्ण राजनीति को बढ़ावा देने का है। वे लगातार खुद को समाज के एकमात्र प्रवक्ता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बयानों और कार्यशैली में लोकतंत्र के मूल्यों की बजाय उग्रवाद, उकसावे और अराजकता का जहर अधिक दिखाई देता है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र करछना था। प्रशासन ने जब उन्हें अनुमति नहीं दी तो यह एक सामान्य सुरक्षा संबंधी निर्णय माना जाना चाहिए था, जैसा कि अन्य नेताओं के साथ भी समय समय पर होता आया है। लेकिन चंद्रशेखर ने इस प्रशासनिक कार्रवाई को जानबूझकर राजनीतिक रंग दे दिया और अपने समर्थकों को उकसाया, जिससे भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र में सभी को है, लेकिन जब यह प्रदर्शन सार्वजनिक संपत्तियों को जलाने, तोड़फोड़ करने और हिंसा फैलाने में तब्दील हो जाए तो यह सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जानबूझकर हिंसा की तैयारी की? भीम आर्मी बार बार यह दावा करती है कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलती है, लेकिन क्या बाबा साहेब ने कभी संविधान की रक्षा के नाम पर सड़कों पर आग लगाने या पुलिस से भिड़ने की शिक्षा दी थी? हिंसा में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर का यह कहना है कि आंदोलन अब लखनऊ तक पहुंचेगा, न सिर्फ एक धमकी है बल्कि एक जनप्रतिनिधि का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य भी है। जी हाँ, क्या ये उचित है कि जब भी कोई संवैधानिक संस्थान किसी नेता पर अंकुश लगाता है तो वह खुद को शोषितों की आवाज कहकर बच निकलने की कोशिश करता है? इसके अलावा जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके परिजनों का यह भी दावा है कि वे घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। एक गंभीर जांच का विषय हो सकता है, लेकिन क्या चंद्रशेखर को यह अधिकार है कि वे पूरे तंत्र को दोषी ठहराए, बिना किसी जांच के, और अपने समर्थकों को सरकार के खिलाफ भड़काए? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में गिरफ्तार लोग कान पकड़कर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जो निश्चित रूप से मानव अधिकार के लिए जिसमें सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि उन लोगों ने पहले क्या किया था? जब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, आम लोगों की बाइकें जलाई गई, जब सड़कें अवरुद्ध कर जनता को परेशान किया गया, तब क्या यही मानव अधिकार की चिंता करने वाले नेता मौन थे? चंद्रशेखर आजाद का यह कहना है कि यदि उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रोका गया तो आंदोलन लखनऊ जाएगा। लोकतंत्र के मूल स्वरूप को चुनौती देना है। विरोध करना एक बात है, लेकिन उकसाना, डराना और धमकाना यह वह राजनीति है जिसने भारत के लोकतंत्र को बार बार कमजोर किया है। इस प्रकार की बयानबाजी न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है, बल्कि बहुजन समाज के भीतर भी एक विकृत राजनीति सोच को जन्म देती है, जिसमें केवल टकराव को ही समाधान के रूप में देखा जाता है। प्रयागराज की घटना एक बड़े प्रश्न की ओर इशारा करती है कि चंद्रशेखर जैसे लोग जो समाज में जहर घोलने का काम करें, जो खुद को मसीहा कहें लेकिन असल में आग लगाने वाले होते हैं। चंद्रशेखर आजाद बार बार खुद को दलितों को रक्षक बताते हैं, लेकिन क्या उनके द्वारा उकसाए गए आंदोलन में जो लोग जेल गए, उनकी जमानत के लिए उन्होंने क्या किया? जिन गरीबों को उनके कारण नुकसान हुआ, उनके लिए क्या कदम उठाए? जो लोग मजदूर आज बिना साधन के काम पर नहीं जा पा रहे हैं, क्या रावण ने उनके नुकसान की भरपाई की बात की, या यह सब कुछ सिर्फ उनके लिए एक राजनीतिक इवेंट मात्र था? इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं, जहां एक और नगीना सांसद का कहना है कि यह उत्पादी उनके कार्यकर्ता नहीं हैं,
उन्होंने कुछ भी नहीं किया और यह ध्यान भटकाने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी पुलिस उपद्रवियों को गिरफ्तार कर रही है और सच जानने की कोशिश कर रही है। एक तरफ चंद्रशेखर इसे साजिश बताकर अपने कार्यकर्ताओं को निर्दोष बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर योगी सरकार की पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। सवाल यह है कि क्या ये सच में ध्यान भटकाने की कोशिश है? इस बात का जवाब जल्द मिलेगा। अब सबकी नजर जांच पर है, जो तय करेगी कि असल दोषी कौन है और किसने लोकतंत्र की आड़ में अराजकता फैलाई। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।